हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोगों को आगे स्टडी करना है ना। पेयर ऑफ एंगल्स हम पढ़ रहे थे, तो चलो फिर स्टडी को आगे प्रोसीड करते हैं। बट उससे पहले बच्चे, मैंने आपको कल भी बताया था, टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन कर लेना है, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बेनिफिट भी आपको पता है, वो ये है कि आप कमेंट सेक्शन में फ़ोटोग्राफ तो भेज नहीं सकते है ना, और मैं ज़्यादा आपके आंसर्स को एक्सप्लेन करके बता भी नहीं पाऊँगी। आपको कोई डाउट होगा तो, बट यहाँ पे ग्रुप है, आप आराम से यहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी बता सकते हो। ओके, तो ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। एंड दूसरी बात कि आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। आप बिल्कुल आप स्टार्टिंग से आपको देखना चाहिए, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। फाइन। एंड तीसरी बात कि वीडियो को बिल्कुल लाइक कर लो, क्योंकि ये मेरा मोटिवेशन है, मेरे लिए टॉनिक का काम करता है। ओके, और चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको वीडियोस जो है वो नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ओके, तो बस मेरे को इतनी ही बात कहनी थी। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं। ओके, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, इस वजह से आप यहाँ पे ध्यान दो। पहला जो पेयर मैंने बताया था एंगल का, वो क्या था? वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैंने बताया था कि कोई लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो ये अपोजिट एंगल जो होते हैं उसकी वैल्यूज़ सेम होती हैं। ओके, अच्छा, दूसरा मैंने आपको बताया था लीनियर पेयर, यानी कि कोई स्ट्रेट लाइन है, इस पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, आपको पता है। ओके, एंड इन दोनों एंगल के सम को कहते हैं लीनियर पेयर। ओके, और मैंने तीसरी बात भी बताई थी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि लीनियर पेयर होगा तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि अगर मान लो कि यहाँ पे 3 एंगल बन रहे हैं, बट ये तीनों स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं एंगल मिल करके, तो इन तीनों एंगल का सम भी 180 होगा। तो ये भी हेल्प करता है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ओके, तो इसी पे बेस्ड मैं आपको एक न्यूमेरिकल अभी दे रही हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, मेरे को मिला तो मैंने सोचा कि आपके साथ मैं शेयर करूँ। ठीक है, तो पहले ये न्यूमेरिकल सॉल्व करो, फिर अपने क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। ओके, न्यूमेरिकल ये है कि यहाँ पे एक मिरर है, राइट? ओके, आपने 8th क्लास में पढ़ा था कि इंसिडेंट लाइट है, ओके, एंड ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, मतलब रे है, आपने 8th में पढ़ा था ना। चलो, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो गिवन है, कितना है मैं बता देती हूँ आपको। ये एंगल है 112 डिग्री, राइट? ओके, एंड मैं यहाँ पे नेमिंग भी दे देती हूँ। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा क्यू। ओके, रे का नाम मैं दे देती हूँ, राइट? ये हो जाएगा, इसको बोल देते हैं एक्स क्यू, एंड इसको बोल देते हैं वाई क्यू। ओके, चलो, अब मेरे को आपको बता देना है वैल्यू ऑफ एंगल एक्स क्यू ए कितना होगा। एक बारी वीडियो पॉज करो, सोचो और बताओ। पहले वाले लेक्चर में मैंने जितने भी एंगल्स बताए थे, कंप्लीट एंगल, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्वियसली वो तो उसका जरूरत तो हमेशा ही है ना। जितना मैंने बता रखा है उतने से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, एक्स्ट्रा आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। तो जरा सा ट्राई करो और वीडियो को पॉज करके, नहीं बनता है तो मैं तो हूँ ही यहाँ पे बनाने के लिए। बात ये है ना कि आपको 8 में पढ़ाया गया था कि इंसिडेंट रे जो होती है वो नॉर्मल से मेज़र की जाती है। ओके, मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, तो यहाँ पे ये है एंगल आई और ये है एंगल आर, और दोनों ही इक्वल होता है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अब ये मत कहना कि मैम आपने तो पढ़ाया नहीं था। नहीं, मैंने पढ़ा रखा है, मैंने 10th वालों को तो पढ़ा ही रही हूँ। आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना, 10th वाले सेक्शन में है, लाइट चैप्टर में। ओके, एंड 8th क्लास में भी तो पढ़ाया गया था ना आपको, ठीक है? तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर होता है, जो कि हमेशा नॉर्मल से मेजर करते हैं। तो मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री। ओके, मिरर से 90 डिग्री। तो मतलब कि ये हुआ कि अगर इन दोनों का सम दिया हुआ है, सम ही तो है, एंगल आई प्लस एंगल आर ही तो है 112 डिग्री। ध्यान से देखना, यहाँ पे दोनों का सम ही तो है 112 डिग्री। अब यहाँ पे दोनों का सम अगर 112 है, अगर मेरे को एंगल आई चाहिए, एंगल आर को रिप्लेस कर दूँ क्या? देखो यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है ना? तो इसको मैं रिप्लेस कर देती हूँ, एंगल आर को मैं रिप्लेस ही कर देती हूँ, क्योंकि एंगल आर की जगह पे हम लोग एंगल आई भी तो लिख ही सकते हैं ना।
चलो फिर मैंने इसकी जगह पे लिख दिया एंगल आई, ठीक है, इज इक्वल्स टू 112 डिग्री। क्यों लिखा? क्योंकि फ्रॉम इक्वेशन 1 में कह रहा था ना दोनों इक्वल है, एंगल आई और एंगल आर देखो कह रहा है, इस वजह से मैंने एंगल आर को रिप्लेस कर दिया एंगल आई से, ठीक है। अब क्या हो गया, तो 2 हो गया एंगल आई इज इक्वल्स टू 112, यानी कि एंगल आई की वैल्यू कितनी आ गई 112 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स ये हो गया 5 एंड ये हो गया 656 डिग्री। बट दिस इज नॉट द आंसर, ये तो सिर्फ एंगल आई है ना, बट मेरे को तो एंगल आई निकालना ही नहीं था, है ना, मेरे को तो एक्स क्यू ए निकालना है, एक्स क्यू ए यानी कि ये वाला एंगल फाइंड करना है, बट हमने फाइंड कौन सा एंगल किया, ये वाला एंगल फाइंड कर लिया। ओके कोई बात नहीं, अब जरा सा दिमाग लगाना, जरा सा, ये तो हिंट हो गया ना, अब दिमाग लगाना, इसके आगे सॉल्व कर सकते हो तो करो। अब देखो मेरे को बताओ कि एंगल एन क्यू ए क्या ये 90 डिग्री है क्या? हमने अभी नॉर्मल ड्रॉ किया ना, ओके 90 डिग्री है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि एंगल एक्स ए क्यू जो कि आपको निकालना है, सॉरी एक्स ए क्यू नहीं, एक्स क्यू ए जो कि आपको कैलकुलेट करना है, प्लस एंगल आई जो कि ये वाला है, एंगल आई ये है, तो दोनों का सम 90 होना चाहिए, है ना। चलो इसी चीज़ को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, राइट। अब इसको तो कैलकुलेट ही करना है, एंगल आई की वैल्यू मेरे को पता है ना 56 डिग्री, हमने जस्ट अभी कैलकुलेट किया था, देखो यहाँ पे, यानी कि 90 डिग्री। अब कितना इजीली निकल गया है ना, दिमाग वाला था ना। अब किसी को राइट एंगल नहीं पता होगा तो वो इस चीज़ को कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा 4 एंड ये हो जाएगा 3, दैट इज 34 डिग्री, राइट। कितना इजी है ना। बस अब हाँ, इसके आगे भी मैं आपको बता देती हूँ, जो कि क्वेश्चन में पूछ नहीं रहा है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपसे पूछता है कि भाई ये एंगल बता दो तो कैसे निकालते, कितना इजी है ना। आपको इस तीनों एंगल की वैल्यू पता चल गई ना। क्यों? क्योंकि ये आपको पता चल गया 34, इन दोनों की वैल्यू तो ऑलरेडी दी हुई है 112, तो 112 और 34 कितना होता है, 112 प्लस 34 ये हो जाएगा 146, एंड आपको पता है कि ए क्यू बी स्ट्रेट एंगल बना रहा है ना, स्ट्रेट लाइन पे स्ट्रेट एंगल, दैट मीन्स 180 होगा टोटल एंगल, इसमें से 146 को सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना आसान है ना, ठीक है। ये हो जाएगा 134 डिग्री, सॉरी 134 नहीं, सिर्फ 34 डिग्री। कितना इजी हो गया ना। ये किसकी वैल्यू हो गई, ये हो गई एक्स क्यू बी की वैल्यू। यानी कि आपको एंगल्स बस पता होने चाहिए, कौन से एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, कहाँ पे उसको अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन से एंगल्स को कहाँ पे अप्लाई करना है। जैसे देखो ना, यहाँ पे मेरे को दिख रहा था कि अगर मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, अच्छा मिरर वाले जो जितने भी आपको आएंगे, एनसीईआरटी में भी दे रखा है 9th क्लास में एक्सरसाइज में, तो मिरर वाले आपको जितने भी क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो पक्का ही लगेगा, ठीक है। इसलिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये वाला याद रखना, वैसे भी आपको 8th क्लास में पढ़ना था, आपको याद होना चाहिए। ओके एंड यहाँ पे आपको नॉर्मल ड्रॉ करने आना चाहिए, 90 डिग्री बनाने आना चाहिए। अब आप खुद सोचो कि आपने नॉर्मल क्यों ड्रॉ किया, क्वेश्चन ने आपसे नॉर्मल क्यों ड्रॉ करवाया, वो इसलिए ही करवाया होगा क्योंकि 90 डिग्री का आपको यूज़ करना है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे 90 डिग्री का यूज़ कर लिया, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मेरे को लगा था, इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब यहाँ पे देखो, अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस। क्या पढ़ने वाले हैं, पैरेलल लाइंस किसको कहते हैं, ठीक है ना। पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन ये क्या होता है, ये देखना जरा सा। देखो पैरेलल लाइन का मतलब ये हुआ कि आपका ये एक मान लो लाइन है, ठीक है, एंड ये कोई दूसरी लाइन है, राइट। ओके इसका नाम एल रख लो, इसका नाम एम रख लो, राइट। अब पैरेलल लाइन उसको कहते हैं कि कहीं पे भी आप डिस्टेंस मेजर कर लो, इन दोनों लाइन के बीच में कहीं पे भी डिस्टेंस मेजर कर लो, ओके ये सारी के सारे डिस्टेंस जो है वो सेम आएंगे। अगर इस डिस्टेंस को हाइट मान लो तो ये हाइट जो है ना हर जगह सेम होगा, एच ही होगा। आप इसको भी इंक्रीज करो, आप इसको भी इंक्रीज करो, कहीं पे भी लेके जाओ, दोनों के बीच का जो हाइट होगा, डिस्टेंस होगा, वो हमेशा सेम ही होगा, तो हम कहेंगे वो लाइंस पैरेलल है। यानी कि इफ टू लाइंस हैविंग द सेम डिस्टेंस इन बिटवीन देम इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस, ठीक है ना। द लाइंस हैविंग, द टू लाइंस हैविंग सेम डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब ट्रांसवर्सल किसको कहेंगे, अच्छा पैरेलल लाइन में कोई जरूरी नहीं है कि हॉरिजॉन्टली ये 2 लाइंस होंगे तो पैरेलल होंगे, ठीक है ना। अब किसी भी तरीके से खींचो, ये लाइंस पैरेलल हैं, ये लाइंस पैरेलल हैं, ओके ये लाइंस पैरेलल हैं,
राइट। अब किसी भी दो लाइन को कोई तीसरी लाइन खींचती है ना, कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। यानी कि ट्रांसवर्सल एक ऐसी लाइन होती है जो कि किसी भी दो लाइन को बीच में से कट करती है, इंटरसेक्ट करती है। ओके, हो सकता है कि ये दोनों लाइन पैरेलल हो, या हो सकता है कि दोनों लाइन पैरेलल ना भी हो, राइट। ओके, यानी कि द थर्ड लाइन विच इंटरसेक्ट द टू लाइन्स, ठीक है ना, इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, अब जो टू लाइन्स है वो पैरेलल हो भी सकते हैं और पैरेलल नहीं भी हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे डेफिनेशंस मैं आपको नहीं लिखाने वाली हूँ, क्योंकि डेफिनेशंस जो है एग्जाम्स में पूछे नहीं जाते हैं, रटना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए किसी भी सब्जेक्ट को। इस वजह से आप सिर्फ समझ लो, आप अपने कॉपी में वो एग्जाम्पल्स ड्रॉ कर लेना, आपके लिए इनफ होगा, राइट। अब यहाँ पे देखो इसके एप्लीकेशंस देखो। अब यहाँ पे हम लोग थर्ड नंबर पेयर पढ़ने वाले हैं। ओके, थर्ड नंबर पेयर पढ़ने वाले हैं ऑल्टरनेट एंगल। क्या पढ़ने वाले हैं? ऑल्टरनेट एंगल। ओके, देखो यानी कि यहाँ पे मैंने दो लाइंस खींच दिए, ओके, एंड यहाँ पे मैंने एक ट्रांसवर्सल खींच दिया। ये लाइन L है, ये लाइन है एक्चुअली, एंड ये लाइन जो है वो M है। अच्छा, ये ट्रांसवर्सल मैंने खींच दिया, ट्रांसवर्सल भी मैंने लाइन ही रखा है, लाइन सेगमेंट नहीं रखा है, इसका नाम क्या हो जाएगा? स्मॉल q रख देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कितने एंगल्स बन रहे हैं देखना जरा सा, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन चारों का वैल्यू, मतलब सॉरी, इन आठों का वैल्यू आपको कैलकुलेट कर देना है। कैसे करोगे? तो आप इन चारों का तो कैलकुलेट कर लोगे, अगर मैं इस चारों में से कोई एक एंगल भी आपको बता दूं तो चारों कैलकुलेट कर लोगे, आपने प्रीवियस वाले लेक्चर में देखा था मेरे। बट अब यहाँ पे कैसे आएंगे? यहाँ पे भी किसी एक का तो पता होना चाहिए वैल्यू, तभी तो चारों का निकालेंगे ना। तो यानी कि यहाँ से यहाँ पे कैसे जंप करेंगे, ठीक है ना। तो ये जंप करने के लिए ही मैं आगे के एंगल्स आपको बता रही हूँ, दैट इज ऑल्टरनेट एंगल। ओके, चलिए तो समझ लेते हैं ऑल्टरनेट एंगल क्या होता है। सबसे पहली बात कि ऑल्टरनेट एंगल ना दो तरीके का होता है। पहला होता है इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, हाँ सही है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, ओके। एंड दूसरा होता है एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, ओके, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। अच्छा, ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है? तिरछा। ऑल्टरनेट का मतलब होता है क्या? तिरछा, ओके। बस अब यहाँ पे मैं एंगल्स को इरेज कर रही हूँ ताकि आपको अच्छी सी बातें समझ में आ जाएं। ये कितना था? 3 था, ओके, एंड ये हो गया 5, ये 6, ये 7 एंड ये 8। अब यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल किसको बोलेंगे वो यहाँ पे ध्यान से देखना। देखो, ऑल्टरनेट का मतलब तिरछा होता है, बट यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस होने जरूरी हैं, ठीक है। कंडीशन क्या है कि लाइंस शुड बी पैरेलल, L इज पैरेलल टू M, ठीक है ना, ये होना कंपलसरी है, कंडीशन अप्लाइड, ठीक है। ओके, एंड यहाँ पे Q इज ट्रांसवर्सल, Q इज ट्रांसवर्सल, Q ट्रांसवर्सल आपको दिख ही रहा है, ठीक है, ट्रांसवर्सल। इफ यहाँ पे मैं डाल देती हूँ इफ, ओके, देन तो ये कंडीशन अप्लाई होगा कि भाई ये जो एंगल 1 है, ठीक है ना, ये 1 है, ये 1 इस 7 के बराबर होगा, ठीक है ना। हम लोग अभी एक्सटीरियर पढ़ रहे हैं, कौन सा पढ़ रहे हैं? एक्सटीरियर पढ़ रहे हैं। इस एक्सटीरियर का मतलब होता है कि ये बाहर, देखो ये पैरेलल लाइन के बाहर है एंगल, ये पैरेलल लाइन के बाहर है, और तिरछा तिरछी भी है ना, क्रॉस्ड है। तो यानी कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 7, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 7 होगा। उसी तरीके से एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 8 होगा, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 8 होगा, राइट। ये दोनों एंगल कौन से हो गए? तो एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल हो गए, ठीक है ना, ऑल्टरनेट एंगल हो गए, राइट। उसी तरीके से अगर आपको एक इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल लिखना है तो कैसे लिखोगे? देखना यहाँ पे, अब इंटीरियर अगर आपको लिखना है तो डैट मीन्स आपको इस पैरेलल लाइन के अंदर देखना पड़ेगा, इस पैरेलल लाइन के अंदर देखना पड़ेगा, यही इंटीरियर पोर्शन होता है। चलो, क्योंकि यहाँ इंपॉर्टेंट तो पैरेलल लाइन ही होना है ना, तो पैरेलल लाइन को ही हम लोग देखने वाले हैं इंटीरियर एक्सटीरियर डिसाइड करने के लिए। तो पैरेलल लाइन के अंदर ही देखना है, तो इन दोनों में से अगर हम 4 को सिलेक्ट करें तो 4 के क्रॉस में क्या है? 6 है, यानी कि एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6 होने वाला है। उसी तरीके से एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5 होने वाला है, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5 होने वाला है। ये हो गया हमारा इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल,
कितना आसान है ना, जैसे नाम है वैसे ही तो काम है ना बेटा। ऑल्टरनेट का मतलब होता है तिरछा, क्रॉस, ठीक है ना। एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर से बाहर देखना है, और इंटीरियर का मतलब होता है अंदर से अंदर देखना है। समझ में आ रहा है? तो इतना आसान है, बहुत आसान है। ओके, बस इसको ध्यान में रखना, नाम से इसको कनेक्ट कर लेना तो आपको हमेशा याद रहेगा। बट हाँ, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, कंडीशन। इम्पॉर्टेंट क्या है, कंडीशन। यहाँ पे कंडीशन है कि भाई एल और एम पैरेलल होना चाहिए, यानी कि जो गिवन दो लाइंस हैं वो पैरेलल होने चाहिए। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं होते ना तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं होता। यानी आप इसका उल्टा भी कह सकते हो, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है कि नहीं ये चेक करना है तो आप ऑल्टरनेट एंगल्स को चेक कर लो, या तो इंटीरियर या फिर एक्सटीरियर, आप दोनों में से कोई भी चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे कि अच्छा एंगल 1 जितना है उतना ही एंगल 7 है, और ये दोनों कंडीशन अप्लाई होना चाहिए, ठीक है ना, दोनों कंडीशन अप्लाई होना चाहिए। तो और एंगल 2 और एंगल 8 भी सेम है, मतलब कि एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल सेम है, मतलब कि दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है ना। तो आपने मैंने आपको एक तरफ से पढ़ाया कि भाई पैरेलल होंगे लाइंस तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे, तो फिर इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि भाई ऑल्टरनेट एंगल अगर इक्वल है तो दोनों लाइन पैरेलल होंगे, है ना। बस अब हम लोग इसके बाद वाले एंगल की स्टडी करेंगे, ठीक है ना। बट उससे पहले आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। राइट, देखो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ये एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, इसका नाम L है, इसका नाम M है, एंड यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल क्यू आपको कट कर रही है इस लाइन को। तो ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, दिस इज 6, दिस इज 7 एंड दिस एंगल इज 8, राइट। एंड आपको इसमें से कोई भी एक एंगल गिवन है, फॉर एग्जांपल मैं एंगल 2 दे देती हूँ, कितना 50 दे देती हूँ, ये हो जाएगा 50 डिग्री। ओके, क्योंकि एक्यूट दिख रहा है ना, एक्यूट है तो मतलब 50 डिग्री, चलो ठीक है। अब आपको सारे के सारे एंगल्स फाइंड करने हैं, कैसे करोगे, जरा सा वीडियो को पॉज करो और करके देखो खुद से। अब मैं यहाँ पे इसको करती हूँ, ठीक है। देखो बहुत ईजी है। अब ये चारों एंगल तो आप बता ही सकते हो क्योंकि आपको एक एंगल पता है, आपने मेरे प्रीवियस वाले वीडियो देखे हैं तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था, क्या बताया था, अब वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ पे लगा लो। एंगल 2 पता है तो एंगल 4 भी मतलब कि पता है, एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 2, जिसको निकालते हैं उसको पहले लिखते हैं, इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। क्यों भाई, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, राइट। उसके बाद अब यहाँ पे 2 और 4 पता है तो किसको सिलेक्ट करूँ, 4 से ही सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे 4 और 1 ये लीनियर पेयर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से 4 और 3 भी लीनियर पेयर हो जाएगा, 2 और 3 भी लीनियर पेयर हो जाएगा, 2 और 1 भी लीनियर पेयर हो जाएगा। तो यानी कि मैं यहाँ पे एंगल 4 प्लस एंगल 1 को ही लीनियर पेयर बना लेती हूँ, तो ये हो जाएगा लीनियर पेयर। एंगल 4 तो पता है, जस्ट अभी हमने कैलकुलेट किया था। एंगल 1 कैलकुलेट करना है तो ये एंगल 1 हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, यानी कि 130 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब उसी तरीके से एंगल 1 पता चल गया तो एंगल 3 भी तो पता चल जाएगा ना। क्यों पता चल जाएगा, क्योंकि मेरे को पता है कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। हो गया, यानी कि आपको 4 एंगल्स मिल गए। पहला एंगल तो दिया हुआ था, दूसरा एंगल यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर लिया, तीसरा एंगल हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, एंड चौथा एंगल हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे देखो, अब ये चारों एंगल तो मेरे को पता है, अब इन चारों की हेल्प से हम लोग बाकी सारे एंगल्स कैसे निकालेंगे। देखो ज्योमेट्री को सॉल्व करने का बहुत सारा टेक्निक होता है, मैंने आपको पहले बताया था। अब किसी भी टेक्निक को यूज़ कर लो, जैसे मैं देखो मैं यहीं पे 2 टेक्निक आपको बताती हूँ। यहाँ पे आपने ऑल्टरनेट इंटीरियर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल पढ़ा है ना। अब देखो यहाँ पे 3 का ऑल्टरनेट कौन हो जाएगा, 5 ऑल्टरनेट इंटीरियर, 5 का ऑल्टरनेट इंटीरियर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि आपको अगर एंगल 6 कैलकुलेट करना है तो वो जस्ट इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के। ओके, कितना हो जाएगा, तो एंगल 4 कितना भी जस्ट हमने निकाला था 50 डिग्री, 50 डिग्री या 50 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अच्छा, उसी तरीके से एंगल 5 कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू एंगल 3। कितना हो जाएगा भाई, तो एंगल 3 कितना है 130 डिग्री, जस्ट हमने अभी कैलकुलेट किया था, तो ये हो गया इक्वेशन 5, राइट। उसी तरीके से अब आप मेरे को बताओ एंगल 1 और एंगल 7 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, यानी कि एंगल 7 भी कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो एंगल 1 कितना था 130 डिग्री। उसी तरीके से आप एंगल 8 भी कैलकुलेट कर सकते हो, जो बराबर हो जाएगा एंगल 2 के। एंगल 8 और एंगल 2 एक्सटीरियर है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एंगल 2 कितना है
50 डिग्री है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 6 एंड ये हो गया इक्वेशन नंबर 7। हाँ, यहाँ पे आप दोनों को लिख दो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एंड यहाँ पे लिख सकते हो आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। बस हो गया हमारा काम, 8 एंगल हमने कैलकुलेट कर लिए। अब इसके अलावा भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। देखो, ये चारों एंगल निकालने का तो बस वही प्रोसेस है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ओके। अब इन चारों के बाद से यहाँ पे जंप करना है ना, तो जंप करने का बहुत सारा टेक्निक है, जिसमें से एक टेक्निक मैंने आपको बता दिया ऑल्टरनेट एंगल से, ऑल्टरनेट इंटीरियर से जंप करो या ऑल्टरनेट एक्सटीरियर से जंप करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको चारों में से कोई एक एंगल भी पता चल गया, जैसे कि हमने तो चारों ऑल्टरनेट एंगल से ही बना दिया, बट यहाँ पे आप खुद सोचो कि अगर आपको ये 5 पता है, क्यों पता है, क्योंकि 3 का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 5 है, तो 5 की वैल्यू अगर आपको पता है तो ये 5 पता है तो 7 भी पता चल जाएगा ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसी तरीके से अगर आपको 7 पता है तो फिर लीनियर पेयर से एंगल 6 भी पता चल जाएगा, और एंगल 6 पता है तो फिर वही वर्टिकली अपोजिट एंगल 8 भी पता चल जाएगा। बहुत सारे टेक्निक है पता लगाने के, आप किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, ओके। चलिए फिर मैं उसको भी सॉल्व करके बता दूं क्या, देखो यहाँ पे मैं बता ही देती हूँ। ये आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आपने निकाल लिया इस चारों में से कोई एक एंगल, यानी कि एंगल 6 आपने कैलकुलेट कर लिया, तो 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि एंगल 8 की वैल्यू भी पता चल गई आपको, वर्टिकली अपोजिट, यानी कि ये भी तो उतनी होगी ना, यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, ये 5वां इक्वेशन। उसी तरीके से अगर आपको 8 पता चल गया तो 8 और 7 भी लीनियर पेयर बना रहे हैं, 8 और 5 भी लीनियर पेयर बना रहे हैं। उसी तरीके से 6 के साथ भी वही हाल है, 6 और 7 भी लीनियर पेयर बना रहा है, 6 और 5 भी लीनियर पेयर बना रहा है। लीनियर पेयर का मतलब स्ट्रेट लाइन देख लो, स्ट्रेट लाइन माने 180 डिग्री, दोनों का सम 180 डिग्री। तो यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हो एंगल 8 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ओके। लीनियर पेयर लिख दो यहाँ पे, लीनियर पेयर एंगल 8 आपको पता है 50 डिग्री प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180, यानी कि एंगल 5 कितना हो जाएगा, 180 में से आप सब्ट्रैक्ट कर लो 50 को, यानी कि हो जाएगा 30 डिग्री, राइट। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर, हाँ ये नहीं, यहाँ पे इक्वेशन नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब एंगल 5 आपको पता है तो एंगल 7 भी कैलकुलेट कर सकते हो, क्यों, क्योंकि एंगल 5 का अपोजिट है, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल। कितना इजी है ना, ये हो गया इक्वेशन नंबर 7, आपकी सारी वैल्यूज पता चल गया आपको। तो इस तरीके से आपको मैं एक और एंगल पढ़ाऊंगी, कल पढ़ाने वाली हूँ वो। तो ऐसा है ना कि मैं जितना भी आपको मैंने बताया है थ्योरेटिकल पोर्शन, आपको जितने भी एंगल्स के बारे में आपको बता रखे हैं, उन सारे एंगल्स को बढ़िया तरीके से एक बार 2 बार वीडियोस को चला के देख लो एंड मेरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो जो मैं यहाँ पे करा रही हूँ। इसके बाद आप अपने बुक में क्वेश्चंस को ट्राई करना, ठीक है ना, क्योंकि देखो मैथमेटिक्स में आप अगर क्वेश्चंस ट्राई नहीं करोगे, बस थ्योरी पढ़ लोगे तो बिल्कुल काम नहीं आएगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा, आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा, ओके। एंड क्वेश्चंस को सॉल्व करो, आई बेट कि आपको सारे क्वेश्चंस तो सॉल्व हो जाने वाले हैं। अगर मान लो कि कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे क्वेश्चंस को सेंड कर देना, ओके। या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी, यूट्यूब पे भी लिख सकते हो, आपको क्वेश्चन अगर आप लिख पाओगे तो, और मैं उसको आपको बता दूंगी, राइट। चलो फिर तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना बेटा, आप पहले लाइक कर दो उसको, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं अगले वाले पार्ट में, अगले वाले पेयर ऑफ एंगल के साथ, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन तब तक के लिए आप ऑल्टरनेट एंगल से जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतने क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ओके। तो बाय बाय, थैंक यू।